हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग में आज बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है। सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? इट रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि टॉप मैनेजमेंट ने जो है कुछ अथॉरिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दी है और कुछ अथॉरिटी जो है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को भी दे दी है। ठीक है। सो दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों के पास अपनी अपनी अथॉरिटी होती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज सेम एज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस वही है जो कि डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस है। डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस हमने पहले पढ़ ली है, जैसे कि फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट भी जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस हो जाएगी। इसी तरह से एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, ये 6 जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, यानी कि जो डिसीजन लेने की पावर है, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास में ही होगी। ठीक है ना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के पास भी होगी, अलोंग विद द टॉप मैनेजमेंट। ओके। सेकेंड पॉइंट इज सुटेबिलिटी। सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, यानी कि अगर कोई छोटा बिजनेस है तो उसके लिए सेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो सुटेबल होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बड़ी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए सुटेबल होता है। ओके। पॉइंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ सेम है। ठीक है। इसमें कह रहा है रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। ठीक है। लेस रोल ऑफ सबॉर्डिनेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें सबॉर्डिनेट का रोल बहुत कम होता है। ठीक है ना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में सबॉर्डिनेट का रोल बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने सभी सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी है। फोर्थ पॉइंट भी ऐसे ही है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है वो टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के पास भी रहती है। ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Now we will talk about the difference between delegation and decentralization. Okay. So first basis of difference between these two is meaning. तो डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपने किसी सुपीरियर ने अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सौंप दी है। ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को रिस्पेक्टिव उनकी अथॉरिटीज दे दी है। ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ अथॉरिटी दी हुई है। ठीक है। सेकेंड बेसिस इज नेचर। डेलीगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक ही आदमी सारे फंक्शंस नहीं कर सकता है, इसीलिए डेलीगेशन की ज़रूरत पड़ती है कि टॉप मैनेजमेंट अपने कोर फंक्शन पे फोकस करने के लिए कुछ अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजर्स को देता है, और इसी तरह से मिडिल लेवल मैनेजर अपने कोर फंक्शन पे फोकस करने के लिए अपनी कुछ अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को सौंप देता है।
ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करता है या नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट पर्पज। तो डेलीगेशन में क्या पर्पज है कि जो मैनेजर हैं उनके वर्कलोड को कम करना, ये डेलीगेशन का पर्पज है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अपने काम को फ्रीली करने के लिए, अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, उनको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है। डेलीगेशन के केस में सबऑर्डिनेट को उसी तरह से काम करना होगा जिस तरह की अथॉरिटी सुपीरियर ने जो है सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड कर रखी है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होगा, सबऑर्डिनेट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस। डेलीगेशन के केस में क्या होगा कि अगर जो सुपीरियर है उसके पास ज़्यादा काम है तो उस टास्क यानी उस काम को शेयर करने के लिए डेलीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। यानी कि जो रूटीन जॉब्स हैं किसी सुपीरियर के, वो रूटीन जॉब्स किसके द्वारा की जाएं, जो उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है। ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होगा, जो टॉप मैनेजमेंट है उसने ये पॉलिसी बनाई है कि अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ज़्यादा फ्रीडम दी जाए डिसीजन मेकिंग की। सो इट इज़ द आउटकम ऑफ पॉलिसी डिसीजन। ओके। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। डेलीगेशन में क्या होगा, डेलीगेशन में सिर्फ 2 लेवल होंगे अथॉरिटी के। ठीक है ना, एक होगा सुपीरियर और दूसरा होगा उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट। ठीक है ना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में अथॉरिटी क्या है, वो टॉप मैनेजमेंट से लेकर के मिडिल मैनेजमेंट तक और उसके आगे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अथॉरिटी को बांट दिया जाता है। ठीक है। स्कोप। डेलीगेशन के केस में क्या होगा, डेलीगेशन के केस में स्कोप नैरो होगा क्योंकि यहाँ पर केवल सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट का रिलेशन के बीच बात की जा रही है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड होगा क्योंकि इसमें जो अथॉरिटी है वो सारे लेवल्स पे बांटी जा चुकी है जिससे कि डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। ओके। लास्ट पॉइंट है ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। डेलीगेशन के केस में अथॉरिटी टेम्परेरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, किसी काम को करने के लिए। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में अथॉरिटी जो है वो परमानेंटली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, 4, 5, 6 मार्क्स में। ठीक है। तो आपको भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग जो ये चैप्टर है, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका 5th चैप्टर भी ऑर्गेनाइजिंग जो है वो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा। ठीक है। बाकी इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कुछ टाइम बाद भेज दूंगा। ठीक है। तो आप जो है अपनी पढ़ाई ठीक से करिए। थैंक यू।